नमस्कार, जन्मुकेंद्री लाइव से मैं सरोज सिन्हा। दोस्तों, इस बार मैं स्वास्थ्य चर्चा में नए एपिसोड के साथ फिर आपके बीच आई हूँ। इस बार स्वास्थ्य चर्चा में हम बात करेंगे बालों की समस्याओं पर। देखा जाए तो बदलते दौर में बालों की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। पहले ऐसा होता था कि ओल्ड एज में ही बाल झड़ते एवं सफ़ेद होते थे, जो कि एक स्वाभाविक प्रक्रिया भी थी। लेकिन आज किसी भी उम्र में बाल का झड़ना और सफ़ेद होना शुरू हो जाता है। इससे युवा से लेकर बच्चे तक परेशान हैं। इन बालों की समस्याओं को लेकर लोग आज बाज़ारों में मिलने वाले तरह तरह के शैम्पू, साबुन एवं हर्बल प्रोडक्ट को आजमा रहे हैं। वहीं कुछ परेशान हाल लोग एलोपैथ, होम्योपैथ एवं आयुर्वेद चिकित्सकों से सलाह भी रहे हैं, लेकिन समस्या जस की तस है। बालों की समस्या इतनी गंभीर है कि इसको इसी से समझा जा सकता है कि हाल के दिनों पर गंजेपन पर दो फिल्में भी बनी और दर्शकों ने इसे देखा भी। तो दर्शकों, आज इस एपिसोड में हम बालों की समस्याओं को लेकर बात करते हैं नगर के वरिष्ठ चिकित्सक एवं स्किन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अंशुमान टेलर से, और उनसे यह जानने की कोशिश करते हैं कि बाल झड़ने एवं सफ़ेद होने के क्या कारण हैं। तो आइए चलते हैं डॉक्टर अंशुमान टेलर से बात करने। तो हम डॉक्टर अंशुमान से यह जानेंगे कि बाल झड़ने के कारण क्या हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंशुमान तैलन हूँ, डॉक्टर तैलन स्किन एंड हेयर क्लिनिक वाराणसी से। आज हम लोग बालों के झड़ने के बारे में बात करेंगे। तो जो इसके रीजंस हैं बाल झड़ने के, उसे हम दो प्रकार से डिवाइड करते हैं। एक तो वो कंडीशन जिसमें कि रूट्स नॉर्मल रहते हैं, और दूसरी वो कंडीशन जिसमें कि रूट्स डिस्ट्रॉय जाते हैं तो बाल फिर दोबारा नहीं आते। जो ज़्यादातर केसेस होते हैं हम लोगों के पास, वो उन कैटेगरीज के होते हैं जिसमें कि रूट्स नॉर्मल होते हैं और बाल वापस आ जाते हैं। इसे भी हम दो प्रकार में डिवाइड करते हैं। एक तो है हार्मोनल, जिसे हम कहते हैं एंडोजेनिक एलोपेशिया, यानी कि पुरुषों में जो गंजापन होता है, सामने की तरफ से बाल झड़ना कम होने लगते हैं, बाल झड़ने लगते हैं और पीछे तक कम हो जाते हैं, लेकिन साइड्स में बाल बचे रहते हैं फिर भी। ये हार्मोनल पैटर्न होता है, इसलिए इसको बोलते हैं मेल पैटर्न बाल्डनेस। और ऐसे ही फीमेल्स में भी होता है, थोड़ा सा पैटर्न अलग होता है, तो इसे कहते हैं फीमेल पैटर्न बाल्डनेस, जिसमें कि मांग के पास से बाल कम होने लगते हैं, मांग चौड़ी होने लगती है और फिर ऊपर की तरफ बीच में गंजापन आता है। दूसरा रीजन जो टीलोजन इफ्लूवियम होता है, वो स्ट्रेस रिलेटेड होता है। किसी भी तरीके का बॉडी में मेंटल या फिजिकल स्ट्रेस हो तो उसकी वजह से बाल झड़ने लगते हैं। जैसे किसी को फीवर हो गया, टाइफाइड हो गया, वायरल फीवर हो गया, कुछ दिनों के बाद बाल झड़ने लगते हैं, या फिर प्रेगनेंसी के बाद बाल झड़ने लगते हैं। किसी भी तरह का स्ट्रेस हो बॉडी पे, किसी का ऑपरेशन हुआ है या फ्रैक्चर हो गया था तो उसके कुछ दिनों बाद बाल झड़ने लगते हैं। तो ये एक दूसरी कैटेगरी होती है। और इन सभी कंडीशंस में ज़्यादातर हेयर रूट्स नॉर्मल होते हैं और बाल वापस भी आते हैं। बाल झड़ने के बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, और इनमें से कुछ कारण तो स्ट्रेस से रिलेटेड होते हैं कि अगर किसी भी तरीके की इलनेस हो, किसी भी तरह की बीमारी हो, या किसी का कुछ ऑपरेशन वगैरह हुआ हो, या प्रेगनेंसी हो, तो इन सब चीज़ों में बाल झड़ते हैं। दूसरा वजह होती है हार्मोन्स की। ब्लड में हार्मोन्स का लेवल डिस्टर्ब होने की वजह से बाल झड़ते हैं। तो पुरुषों में जो गंजापन होता है वो हार्मोनल होता है, और लेकिन यंग एज में जो बाल झड़ते हैं, स्टूडेंट्स में जो बाल झड़ते हैं, वो दूसरे बॉडी के स्ट्रेस की वजह से होते हैं। हम लोग इसके लिए एक हेयर एनालिसिस टेस्ट करते हैं, स्कैन करते हैं, तो अंदर की पिक्चर्स आती है, पता चलता है कि इसमें रूट्स नॉर्मल है कि नहीं। अगर बाल की जड़ें सही हैं तो दवा करने के बाद बाल वापस भी आएंगे, और अगर जड़ें सही नहीं हैं तो हम बता देते हैं कि ये ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें कि रूट्स ख़त्म हो चुकी हैं और बाल वापस नहीं आएंगे। तो हेयर एनालिसिस टेस्ट एक तरीका है। इसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं, जैसे हीमोग्लोबिन कम है, किसी का खून की कमी है, तो उसकी वजह से बाल झड़ते हैं, तो उसके लिए अलग अलग ब्लड टेस्ट होते हैं। कुछ लोगों में हार्मोन्स की प्रॉब्लम से बाल झड़ते हैं, तो उसके लिए हार्मोनल टेस्ट होते हैं। और कुछ क्लिनिकल डायग्नोसिस होती है, मतलब हम देख करके पेशेंट को और उनसे पूछ करके क्या आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, क्या कुछ दूसरी तरह की दिक्कतें हैं, उनसे भी पता चलता है। डॉक्टर साहब से ये जानेंगे कि युवाओं में बाल झड़ने एवं गंजेपन की समस्या क्यों बढ़ रही है। पुरुषों में गंजेपन की समस्या हार्मोन्स की वजह से होती है, और इसमें ऐसा नहीं है कि आजकल केसेस बढ़ गए हैं। दरअसल लोगों में अवेयरनेस बढ़ गई है। पहले अगर बाल झड़ते थे तो लोग उतना ध्यान नहीं देते थे, लेकिन अब हर किसी को अपने बाल अच्छे चाहिए और ज़्यादा उम्र तक बाल अच्छे चाहिए। तो इसलिए नंबर ऑफ़ केसेस क्लिनिक्स में ज़्यादा हैं, क्योंकि लोगों में ये जागरूकता बढ़ी है कि ये इस तरह की प्रॉब्लम से जिन्हें हम ठीक कर सकते हैं, हम झड़ना रोक सकते हैं, वापस रीग्रोथ कर सकते हैं। और फिर हेयर ट्रांसप्लांट जैसी चीज़ें हैं जिसको आजकल फिल्म स्टार्स और क्रिकेटर्स करा रहे हैं, तो उससे भी लोगों में जागरूकता आ रही है कि चीज़ों को ठीक किया जा सकता है। इस वजह से नंबर ऑफ़ केसेस बढ़े हैं, वरना प्रॉब्लम तो हमेशा से वैसी रही। जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है वो
किसी किसी वजह से, जैसे एग्ज़ाम्स के दिनों में कुछ स्ट्रेस की वजह से बाल झड़ते हैं, या फिर कम एज में इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं, अक्सर वायरल फीवर होता रहता है, या फिर लूज मोशन, डायरिया, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, तो उस स्ट्रेस की वजह से बाल झड़ते हैं। पर थोड़ा बहुत बाल झड़ने को पहले लोग उतना नोटिस नहीं करते थे, और अब ज़रा सा भी बाल झड़ते हैं तो लोगों के में टीवी की वजह से, फिल्मों की वजह से वो जागरूकता आ गई है, और ज़रा सा भी बाल झड़ते हैं, 2-4 भी बाल झड़ने लग गए तो उनको लगता है कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब हम जानेंगे बाल झड़ने की समस्या के उपाय क्या हैं। झड़ने की प्रॉब्लम्स के लिए एक तो हम दवाइयों से इलाज कर सकते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा है प्रोफाइलैक्सिस जिसे हम कहते हैं, यानी कि बचाव। तो अगर सही खान पान हो, अगर आपकी दिनचर्या सही हो, अगर आप नींद पूरी ले रहे हो और खाने में प्रोटीन और इस तरह के पोषक तत्व उचित मात्रा में ले रहे हो, तो आप अपने बालों को कम उम्र में बचा सकते हैं। कभी कभी बाल बेजान एवं रूखे दिखते हैं, इसके कारण क्या है? कुछ लोग ये कहते हैं कि बाल बहुत बेजान दिख रहे हैं, रूखे दिख रहे हैं, या फिर बाल दो मुँहे हो रहे हैं, तो ये ऊपरी अपीयरेंस की वजह से है। बाल झड़ तो नहीं रहे हैं, बालों की स्ट्रेंथ तो ठीक है, लेकिन ऊपर का अपीयरेंस ऐसा है कि उस पर जो लाइट पड़ रही है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। इसी वजह है उसका ड्राइनेस, जो सरफेस है उस पर जो क्यूटिकल है वो डैमेज होना शुरू होती है, तो ऊपर से जो लाइट पड़ती है बालों पे वो स्कैटर हो जाती है, तो दिखने में ऐसा लगता है कि बहुत रूखे और बेजान है बाल। इसका मतलब है कि आपको प्रॉपर कंडीशनिंग की ज़रूरत है। कंडीशनर वो चीज़ होती है जो बालों की ऊपरी सतह को कोट कर लेता है, तो जब लाइट उस पर पड़ती है और रिफ्लेक्ट होती है तो एक शाइनिंग इफेक्ट आता है। साथ में ये क्योंकि कोट कर लेता है बालों को, तो जो पोल्यूशन का डैमेज है, जो अल्ट्रावायलेट रेस का डैमेज है, जो धूप वगैरह का डैमेज है, उससे बालों का भी बचाव होता है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि बेजान हो रहे बाल, तो एक बढ़िया कंडीशनर वाला शैम्पू यूज़ करिए, अलग से कंडीशनर लगाइए, या फिर ऑयलिंग यूज़ करिए। ऑयलिंग तो हिंदुस्तान में बहुत प्राचीन समय से परंपरा है, एक तरह का कंडीशनर होता है ये, जो बालों को ऊपर से कोट करता है, पोल्यूशन से भी बचाता है और शाइनिंग रखता है। हेल्थ डिपेंड करती है हेयर रूट्स की हेल्थ पे, और जड़ों को जो पोषण मिलता है वो ब्लड के ज़रिए मिलता है, खून के ज़रिए मिलता है। अगर आपकी डाइट अच्छी है तो रूट्स में ज़्यादा न्यूट्रिशन पहुंचेगा, आयरन पहुंचेगा, कैल्शियम पहुंचेगा, दूसरे विटामिन और प्रोटीन पहुंचेंगे और हेयर हेल्दी रहेंगे। जो ऊपर बाल निकल के आते हैं वो तो डेड सेल्स होती हैं, तो डेड सेल्स को किसी पोषण की या विटामिन की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर ऊपर से कोई ऐसा तेल लगाते हैं जिसमें कि विटामिन ई मिला हुआ हो, तो उससे बालों को कोई पोषण नहीं मिलता है। लेकिन ये तेल कंडीशनिंग का काम करते हैं, ये वातावरण से, पोल्यूशन से बचाने का काम करते हैं, ये बालों को कोटिंग करते हैं ऊपर से, और जो एनवायरनमेंट का इफेक्ट बालों पे विपरीत प्रभाव पड़ता है उससे बचाते हैं। लेकिन असली असर जो है वो हमारी डाइट से पड़ता है। हमारी डाइट पूरी तरह से बैलेंस होनी चाहिए, उसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, उसमें आयरन, फोलिक एसिड जैसे दूसरे विटामिन जो बहुत ज़रूरी होते हैं बालों के लिए, वो पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। डॉक्टर साहब से ये जानेंगे कि बाल झड़ना सामान्य है या किसी गंभीर बीमारी का संकेत है। बालों के झड़ने की सबकी अपनी अपनी एक टेंडेंसी होती है, प्रकृति होती है। किसी किसी के लिए 2-4 बाल झड़ना नॉर्मल होता है, किसी किसी के लिए 15-20 बाल झड़ना नॉर्मल होता है। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि जो हेयर फॉल है वो आपके नॉर्मल से एक्सीड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि कुछ प्रॉब्लम है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके हमेशा 10-20 बाल झड़ते थे और आज भी 10-20 झड़ रहे हैं, तो वो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। पर आपने ये ध्यान दिया कि कभी तो बाल झड़ते हुए नहीं दिखते थे और अब 10-20 भी झड़ते हुए दिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ ज़्यादा हेयर फॉल हुआ है। तो वैसे तो डॉक्टर्स ये कहते हैं कि अगर रोज़ाना 50 से 100 बाल भी झड़ जाएं तो भी वो नॉर्मल है, लेकिन मेरा ये कहना है कि हर व्यक्ति का नॉर्मल अलग अलग होता है। किसी किसी के लिए 10, 20 या 25 बाल गिरना भी नॉर्मल से डेविएशन है, ज़्यादा है, तो फिर उनको ये ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से बाल अचानक झड़ना शुरू हुआ। क्या कुछ दिनों पहले बीमार पड़े थे, या फिर कुछ हार्मोनल डिस्टर्बेंस शुरू हुए हैं, या कोई स्ट्रेस का फैक्टर है, या फिर नींद अच्छे से नहीं हो पा रही है, या खान पान ठीक से नहीं हो पा रहा है। इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। और ये सारी चीज़ों पर ध्यान देने के बावजूद अगर चीज़ें सब कुछ ठीक है और आपको लग रहा है कि नहीं सारी चीज़ें तो ठीक है, फिर भी बाल झड़ रहे हैं, तो फिर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। एक सही डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाइए, हेयर एनालिसिस टेस्ट, प्रॉपर टेस्ट कराइए, सही डायग्नोसिस कराइए और फिर दवाइयाँ शुरू करिए। घरेलू उपचार कितने कारगर हैं? घरेलू नुस्खों में कितने कारगर हैं, अगर आप ये सवाल पूछें तो इसमें डिपेंड करता है कि क्या चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं। ये बहुत वेग टर्म है कि हम घरेलू नुस्खे इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि किसी चीज़ के लिए अगर आप कोई चीज़ लेते हैं, कोई दवा लेते हैं, तो उस दवा की एक प्रॉपर मात्रा होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर आपको एलर्जी है और एलर्जी की कोई दवा 10 मिलीग्राम में काम करती है और उसे आप 1 मिलीग्राम में लेंगे तो वो काम नहीं करेगी। वही घरेलू नुस्खों के साथ समस्या है।
कि अगर आप कोई चीज़ ऐसी ले रहे हैं या एलोवेरा आप यूज़ कर रहे हैं तो एलोवेरा यूज़ तो आप ठीक दवा कर रहे हैं, लेकिन उसमें वास्तव में एक्टिव इंग्रेडिएंट दवा के डोज कितना है वो डोज का कोई कैलकुलेशन नहीं हो पाता। इसी वजह से घरेलू नुस्खे उतने कारगर नहीं हो पाते हैं। बाल सफ़ेद होने की समस्या समय से पूर्व तेज़ी से बढ़ रही है, इसके क्या कारण है? क्या डाई लगाना उचित है या नहीं? कम उम्र में बाल सफ़ेद होने के केसेस बहुत ज़्यादा आजकल दिख रहे हैं और इसकी एक वजह है ऑटो इम्यून डिजीज़ जिसे हम कहते हैं, यानी कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में कुछ ऐसी गड़बड़ी होती है, एबनॉर्मेलिटी होती है, जिसकी वजह से बाल सफ़ेद होने लगते हैं। बहुत कम उम्र में स्कूल के बच्चों में भी बाल वाइट होते हैं और ये ऑटो इम्यून डिजीज़ जैसे जैसे एफ्लुएंट सोसाइटीज़ होती हैं, जो बड़े देश होते हैं या बड़े शहर होते हैं, उनमें ये ऑटो इम्यून डिजीज़ ज़्यादा मिलती हैं। ये वर्ल्ड वाइड जो है वो स्टैटिस्टिक्स है। तो कुछ हमारे यहाँ पर शायद ये पोल्यूशन का असर है या फिर लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, ज़्यादा पैक्ड फूड ले रहे हैं, ज़्यादा प्रिजर्वेटिव वाली चीज़ें ले रहे हैं, तो उन एंटीजेंस के एक्सपोजर की वजह से ब्लड में कुछ ऐसी प्रॉब्लम शुरू होती हैं जिसकी वजह से बाल सफ़ेद होते हैं। डाई कई प्रकार के होते हैं। एक तो परमानेंट हेयर डाई होते हैं और दूसरे टेम्परेरी हेयर डाई होते हैं। जो टेम्परेरी हेयर डाई हैं बस ये ऊपर से कोटिंग करते हैं और कुछ वॉशिंग के बाद ये ख़त्म हो जाते हैं। जो परमानेंट हेयर डाई हैं ये बालों के ऊपरी सतह को ओपन करके अंदर पेनिट्रेट करते हैं। इसका मतलब है कि ये बालों को डैमेज करते हैं। तो इनमें अमोनिया होता है जो बालों की ऊपरी सतह क्यूटिकल बोलते हैं, इसको ओपन करके अंदर पेनिट्रेट करता है। फिर इसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है जो अंदर के नॉर्मल नेचुरल ब्लैक कलर है उसको ब्लीच करता है और फिर अंदर जो है वो डाई के कलर को डिपॉजिट कराता है। तो ये जो परमानेंट डाई होते हैं अमोनिया, हाइड्रोजन परऑक्साइड जैसे केमिकल्स की वजह से बालों को धीरे धीरे कमज़ोर करने लगते हैं। तो जितना हो सके हमें डाई को पोस्टपोन करना चाहिए, लेकिन एक एज के बाद अगर बहुत ज़्यादा ही बाल वाइट हो गए हैं तो फिर आप डाई यूज़ भी कर सकते हैं। लेकिन कम एज में अगर थोड़े से बाल सफ़ेद होना शुरू हुए हैं तो मेरी यही सलाह है कि अभी डाई शुरू मत करिए। अब हम ये जानेंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट के बढ़ते चलन पर डॉक्टर क्या कहते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट बहुत अच्छी टेक्निक है, बहुत ही बढ़िया ऑपरेशन है। इसमें बालों को पीछे से जहां नॉर्मल बाल इंसान के बचे हुए हैं उनको निकाल करके आगे जहां कम हो गए हैं उनमें रोप दिया जाता है। और ये टेक्निक बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इफ़ेक्टिव भी है। ज़्यादातर पुरुषों में ऊपर के बाल तो झड़ते हैं जो हार्मोन सेंसिटिव होते हैं, पीछे के और नीचे के बाल नहीं झड़ते हैं। तो ये पीछे और नीचे के बालों को हम लोग अलग अलग थोड़ी थोड़ी दूरी से रिमूव करते हैं तो थोड़ा सा हल्के तो हो जाते हैं लेकिन पता नहीं चलता है कि बाल कम हुए और उन्हीं बालों को फिर हम आगे जड़ सहित लगा देते हैं। तो ये बाल कुछ दिनों में अपनी जगह जमा लेते हैं और फिर रूट्स को ब्लड सर्कुलेशन मिलने लगता है तो उसमें से न्यू ग्रोथ, नेचुरल ग्रोथ होने लगती है। ये पीछे के बाल हार्मोन सेंसिटिव नहीं होते हैं तो जब इन्हें आगे लगा देते हैं तो आगे भी ये लाइफ लॉन्ग रहेंगे, कभी भी कितनी भी एज हो जाए ये झड़ते नहीं हैं, हमेशा बने रहते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी टेक्निक है। झड़ते बालों के उपचार क्या हैं? बालों की प्रॉब्लम के लिए जो ट्रीटमेंट्स की अगर हम बात करें तो ट्रीटमेंट्स बेसिकली स्टार्ट होते हैं उन न्यूट्रिएंट्स के सब्स्टिट्यूशन से जिनकी कमी है। जैसे कि अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो आप आयरन इंटेक करेंगे तो आपके बाल झड़ना कम हो जाएंगे। अगर आपको फोलिक एसिड की कमी है तो ज़्यादा मात्रा में फोलिक एसिड लेना होगा। तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो ये डायग्नोज करते हैं कि आपके अंदर कौन से न्यूट्रिशन की कमी की वजह से हेयर फॉल हो रहा है। अगर आप जिम ज्वाइन किया हुआ है आपने और बहुत ज़्यादा वेट लॉस किया हुआ है तो ये अपने आप में एक वजह हो सकती है बाल झड़ने की। आजकल युवाओं में जो है जिम ज्वाइन करने का बहुत ट्रेंड है और वेट लॉस करने का भी बहुत ट्रेंड है, तो ये एक वजह होती है। तो उस दौरान जो प्रोटीन की कमी होती है शरीर में उसकी वजह से बाल झड़ते हैं। तो हर व्यक्ति का ट्रीटमेंट उसकी अपनी सिचुएशंस के अनुसार होता है कि उसको किन चीज़ों की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ बालों में ज़्यादा असर करेगी। अगर कोई इन्फेक्शन है तो वो इन्फेक्शन की दवाइयाँ लेनी होती हैं, अगर फंगल इन्फेक्शन है तो एंटी फंगल्स लेने होते हैं। तो अगर कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम हो, अगर आपको लग रहा हो कि बाल झड़ना नॉर्मल से ज़्यादा हो रहा है तो स्किन स्पेशलिस्ट से मिलिए और वो सही डायग्नोसिस कराइए, टेस्ट कराइए और दवाइयाँ लीजिए। बाज़ारों में मिलने वाले शैम्पू का हम कितना इस्तेमाल करें और ये कितने कारगर हैं? शैम्पू हैं उनका काम होता है क्लीनिंग करना और क्लीनिंग करने के लिए किसी न किसी रूप में उसमें डिटर्जेंट रहता है और जब भी डिटर्जेंट रहेगा तो ये बालों को कुछ न कुछ उनका नेचुरल मॉइस्चर और ऑयल को खींच लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और इससे बालों को थोड़ा डैमेज करेगा। तो जब भी हमें रेगुलर यूज़ के लिए शैम्पू सेलेक्ट करना है तो हमें ऐसा शैम्पू सेलेक्ट करना है जिसमें ऑलरेडी कंडीशनर मिक्स हो। इसका मतलब वो क्लीन भी करे और साथ में बालों को थोड़ा सा मॉइस्चर भी दे दे। इसी तरीके से जब हम तेल का सिलेक्शन करते हैं तो बहुत सारे मार्केट में ऐसे ऑयल्स हैं जो ये कहते हैं कि इसमें विटामिन ई मिला हुआ है, इसमें आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ मिली हुई हैं, किसी में कोई और दवा मिली हुई है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जो बाल हैं वो डेड सेल्स हैं,
तो उनको किसी विटामिन की ज़रूरत नहीं है। विटामिन तो सिर्फ जो लिविंग सेल्स हैं उन्हीं को ज़रूरत होती है। तो आपको तेल यूज़ करना है एज ए कंडीशनर। तो इसीलिए कहा जाता है जैसे नॉर्मल नारियल का तेल है या कोई भी ऐसा तेल है जो बालों को थोड़ा सा स्मूदनिंग का इफेक्ट दे, उनका मॉइस्चर रिटेन करने में हेल्प करे, तो वो अच्छा है। उसमें ये बहुत ध्यान नहीं देना है कि इसमें कोई दवा मिली हो या विटामिन मिली हो। अगर मिला भी होगा तो वो वेस्ट है, वो डेड सेल्स के अंदर नहीं पेनिट्रेट करता है। तो दोस्तों, स्वास्थ्य चर्चा का यह एपिसोड अब यहीं पर समाप्त होता है। अब हम अगले हफ्ते मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। नमस्कार। सबसे सटीक और विश्वसनीय खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करें